हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ। आई एम नेहा कश्यप एंड आई एम MPhil and UGC NET qualified in sociology and also pursuing PhD in sociology. So guys, we're gonna be discussed most important MCQs in sociology and these all are PYQs also. एंड मैं आप सभी को ये क्वेश्चंस हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। इवन मैंने हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चंस को रखा है बिकॉज़ आप लोगों ने बोला था कि आप प्लीज़ हिंदी में बताइएगा, सो मैंने आपके अकॉर्डिंग हिंदी क्वेश्चंस लेके आई हूँ। सो गाइज़, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू दैट प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, so guys, these all are MCQs important for UPPGT, UGC NET, UPHESC exams in sociology. So please guys, note it down. All these are most important for everybody. So let's start. So first question हमारे सामने है, समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कोटेशन किस थिंकर ने दिया है? ऑप्शन ए है दुर्खिम, ऑप्शन बी है मीड, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स एंड ऑप्शन डी इज़ वेबर। सो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। ओके गाइस, कार्ल मार्क्स आप देख सकते हैं कि ये एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो उन्होंने इस बुक में अपनी बताया था कि इतिहास जो है समाज का वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। उनका ऐसा कहना इसलिए है बिकॉज़ वो बिलीव करते थे कि हमारा जो समाज है उसका इतिहास स्टार्टिंग से ही वर्गों में डिवाइडेशन होके चला आ रहा है। जैसे कि उनका मानना था कि हमारी सोसाइटी में 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस होती थी, 2 तरह के वर्ग पाए जाते थे। एक वर्ग होता था जो कि एक हायर क्लास का वर्ग होता था, एक होता था कि जो लोअर क्लास का वर्ग होता था। जैसे कि उन्होंने बताया है कि एक बुजुर्गा वर्ग होता है, एक प्रोलिटेरिएट वर्ग होता है। तो जो बुजुर्गा वाला होता था, दे वर रिच, वो बहुत अमीर थे। उनके अंडर जो काम करते थे लोग वो प्रोलिटेरिएट कहलाते थे। सो उनको उनके अकॉर्डिंग जो काम वो करते थे उनके अकॉर्डिंग उनको कुछ भी नहीं दिया जाता था, इवन उनका शोषण किया जाता था। तो एक टाइम ऐसा आता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स कि वो जो नीचे वर्ग के लोग हैं वो लोगों में कॉन्शियसनेस आ जाती है अपने को लेके कि हम इतना वर्क करते हैं इन लोगों के लिए, ये तो कैपिटलिस्ट हैं, ये तो बहुत सारा प्रॉफिट गेन करते रहते हैं बट हमें कुछ नहीं मिलता है हमारे काम के अकॉर्डिंग। सो उन लोगों में जब कॉन्शियसनेस आ जाती है तो वो लोग संघर्ष करते हैं अपने हक को पाने के लिए, वो संघर्ष करते हैं। तो उन दोनों में जब संघर्ष होता है तो एक नई सोसाइटी का जन्म होता है, एक अलग सोसाइटी बनती है। फिर उस सोसाइटी में भी एक 2 टाइप के ऐसे ही वर्ग बनेंगे एंड देन फिर उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा और फिर एक नई सोसाइटी बनेगी। सो ये जो कार्ल मार्क्स ने बताया है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, सो इसी टाइप से इन्होंने रखा है। आई एम श्योर दैट यू गॉट माई पॉइंट। ऑल्सो रिमेंबर गाइस कि ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के थिंकर हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसने दी है? सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है दुर्खिम, मीड, कार्ल मार्क्स एंड वेबर। इसका आंसर हो जाएगा दुर्खिम। सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दुर्खिम ने दी है एंड दिस इज़ मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। इवन आप किसी भी क्वेश्चन पेपर्स को आप प्रीवियस में देख लीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाता है। सो सामूहिक प्रतिनिधित्व की जो अवधारणा है ये क्या कहती है? ये आपका समाज द्वारा मान्य उन विचारों, धारणाओं, भावनाओं तथा प्रतीकों को सामूहिक प्रतिनिधान की संज्ञा दी जाती है जो सामूहिक रूप से समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपका दुर्खिम ने दिया है।
सो प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है। दिस इज़ डेफिनेशन गाइस। सो ऑप्शन है हमारे दुर्कीम, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स एंड मैकाइवर। इसका आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस। डेविस याद रखेंगे, ये एक प्रकार्यवादी फंक्शनलिस्ट कह लो या फिर प्रकार्यवादी, दोनों एक ही आ जाता है। फंक्शनलिस्ट थिंकर हैं जो कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब कोलैबोरेशन करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं लाइक रिलीजन, क्राइम एंड फैमिली, मैरिज, दीज ऑल आर कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड इस्टेब्लिश करने के लिए ये लोग सोसाइटी में बनाए रखते हैं फंक्शनलिज्म। सो इनकी जो बुक है वो है ह्यूमन सोसाइटी। प्लीज़ नोट डाउन दिस बुक। ये बुक भी कभी कभी पूछ ली जाती है, इवन पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछी गई है। सो 1936 में ये बुक इन्होंने दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रदत्त परिस्थिति होती क्या है। हमारी जो है 2 टाइप्स ऑफ परिस्थितियाँ होती हैं। एक तो आ जाएगी आपकी, एक आती है आपकी प्रदत्त परिस्थिति एंड एक आती है आपकी अर्जित। सो प्रदत्त परिस्थिति वो परिस्थिति होती है जो हमारे जन्म से निर्धारित होती है, जिस परिस्थिति को हम जन्म से अपने साथ लेकर चलते हैं। जैसे कि हमारा सेक्स हो जाता है, एज हो जाती है, हमारे अदर रिलेशंस लाइक हमारी फैमिली, सो ये सब चीज़ हमारी प्रदत्त हो जाती है जो कि हम अपने जन्म से ही लेकर चलते हैं। सेकंड वाली आती है हमारी अर्जित। अर्जित में क्या होता है कि अर्जित वाली जो परिस्थिति होती है उसमें हम अपने इच्छा अनुसार, अपनी स्ट्रगल से, अपने पैशन को लेके, मतलब हार्ड वर्क करके आप जो परिस्थिति पाते हो सोसाइटी में, दैट विल बी अर्जित। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूछ रहा है कि नहीं है। अब हमें पता चल गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रदत्त परिस्थिति, और आपका सेकंड आता है अर्जित। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में है व्यवसाय, लिंग, आयु एंड नातेदारी। सो आंसर हो जाएगा व्यवसाय, बिकॉज दीज ऑल आर प्रदत्त, जो कि हमें जन्म से ही मिलती हैं। प्रदत्त का रखेंगे हम जन्म से ही, बाय बर्थ, ओके। एंड अर्जित वाली ध्यान रखेंगे कि हम जब अपने अचीवमेंट से हम जब कुछ प्राप्त करते हैं तो वो हमारी अर्जित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को कहा जाता है। जिसमें भाषा, ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे सांस्कृतिक भौतिकवाद, सांस्कृतिक वंचन, सांस्कृतिक लक्षण, सांस्कृतिक बहुलतावाद। तो आंसर हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक वंचन। सांस्कृतिक वंचन की अवधारणा जो आपको दी है वो सबसे पहले दी है सैमुअल स्टाउफर। सो सैमुअल स्टाउफर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इन्होंने अमेरिकन सिपाहियों का अध्ययन किया था जहाँ पे इन्होंने ये सांस्कृतिक वंचन को बताया है। सो इनकी बुक का नाम भी अमेरिकन सोल्जर है। सो ये क्वेश्चन आप रिमेंबर रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थितियाँ होती हैं और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में एक भूमिका होती है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, न्यूकॉम, लिंटन एंड ऑकबर्न। सो ये डेफिनेशन बोला है आपका लिंटन ने।
This is important. So let's move on to next. अंतःसमूह एवं बाह्य समूह के बीच विभेद किसने किया है, या फिर इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि दो प्रकार के समूहों को किसने बताया है, अंतःसमूह एंड बाह्य समूह. सो ऑप्शन है सुमनर, न्यूकॉम, लिंटन एंड ऑगबर्न. सो हमारा आंसर हो जाएगा सुमनर. सुमनर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. वो हमारे एक अमेरिकन थिंकर हैं जो कि एक अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री दोनों हैं. इनको हम फेमसली जानते हैं, इन्होंने जनरीतियों के ऊपर बहुत सारा काम किया है. इवन इन्होंने फर्स्ट टाइम सोशियोलॉजी में जनरीतियों का अध्ययन किया है. इन्होंने बताया है कि जनरीतियों का विश्लेषण करते हुए इन्होंने नैतिक रूप से तटस्थ उपयुक्त जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और संस्थाएं होती हैं जो प्रयत्न और भूल के आधार पर किसी विशिष्ट समय और परिस्थिति में सबसे उपयुक्त स्वीकार, जो कि बाह्य ग्रुप और अंतः ग्रुप इन्होंने माना है. बाह्य ग्रुप हमारा कौन सा होता है, अंतः ग्रुप कौन सा होता है, अब इसको हम देखते हैं. अंतः ग्रुप या फिर इन ग्रुप, बाह्य ग्रुप या फिर इसको बोलते हैं हम आउटर ग्रुप. अंतः ग्रुप हमारा वो ग्रुप होता है जिससे हम इंटरनल जुड़े रहते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली. बाह्य ग्रुप होता है हमारा वो ग्रुप जिससे कि हम एक प्रोफेशनल लेवल पे जुड़े होते हैं. एग्जाम्पल हम अपने बॉस के साथ एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम बाह्य ग्रुप जो कि हमसे आउटर बेस पर होता है, वो हमारा हो जाएगा बाह्य. इंटरनल वाला इन ग्रुप होगा जिसमें हम देखते हैं कि हम अपने फैमिली से जुड़े रहते हैं. गाइस, इनकी बुक का नाम है फॉकवेज. फॉकवेज बुक में इन्होंने जनरीतियों के बारे में बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारावाड़ है एक प्रकार का. तारावाड़ एक आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि ट्राइब से आते हैं, डॉर्मिटोरीज हमारी जो होती हैं, या फिर हमारे बहुत सारे अलग टाइप्स के कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो हमारी ट्राइब्स में या फिर जनजातियों में पाई जाती है. ये इसी से रिलेटेड है. ऑप्शन है हमारा कि तारावाड़ एक नातेदारी समूह है, आवास का नियम है, विस्तारित परिवार है, या फिर एक समूह है. गाइस, इसका आंसर हो जाएगा कि तारावाड़ एक विस्तारित परिवार है. गाइस, तारावाड़ एक ऐसा परिवार है जिसमें कि बहुत सारी जनरेशन के लोग आपस में एक साथ मिलकर रहते हैं, और उनका जो इकोनॉमिक या आर्थिक रूप से जो इकाई होती है वो सभी एक साथ मिलकर देते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जब परिवार आपस में मिलकर रहते हैं तो उनका एक मुखिया होगा, और उस मुखिया के हाथ में ही हमारे आर्थिक सारी चीज़ों को वो ही देखता है. तारवाड़ एक ऐसा ही परिवार है. तारवाड़ को देखें तो हम तारवाड़ कहाँ पर पाया जाता है, तारवाड़ केरल में पाए जाने वाली एक नायर जनजाति है, उसमें हम तारवाड़ परिवार को देखते हैं. प्लीज़ रिमेंबर, डोंट टेक इट लाइटली, प्लीज़ रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ऐसे क्वेश्चंस आते भी रहते हैं, पीजीटी एंड यूपीएचसीएस एग्जाम्स में सब में पूछे जाते हैं. प्लीज़ रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ अ डेफिनेशन एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन गाइज. विवाह की जड़ें परिवार में है, न कि परिवार की जड़ें विवाह में. ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करके रखिएगा. ऑप्शन है वेस्टरमार्क, डेविस, मर्डॉक एंड लेवी-स्ट्रॉस. आंसर विल बी वेस्टरमार्क गाइस. आप देखेंगे कि ये डेफिनेशन आपको इवन मिल ही जाती है बहुत सारी जगह पे. आप यूजीसी के नेट के एग्ज़ाम्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा, पीजीटी का उठा लीजिएगा, उसमें आपको ये डेफिनेशन बहुत बार रिपीट होते हुए दिखती है. आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए. दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट because this is a book. मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये बुक किसने लिखी है,
वेस्टरमार्क ने लिखी है, डेविस ने लिखी है, मर्डॉक ने या फिर कपाडिया ने? सो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका कपाडिया। ऐसे बुक्स के नेम बहुत ज़्यादा आते रहते हैं गाइज। मैं आपको आज 15 क्वेश्चंस करा रही हूँ। दीज ऑल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी and these all are PYQs, so please concentration on these all questions. Next also important guys, because this is book short history of marriage. ये बुक आपका किसने लिखा है? वेस्टरमार्क, डेविस, मर्डॉक या फिर कपाडिया? सो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेस्टरमार्क। So let's move on to next question. Next question is प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है दुर्खीम, फ्रॉइड, मीड या फिर कूले। सो गाइज आंसर हो जाएगा हमारा मीड, सॉरी दिस विल बी कूले। सो प्राथमिक समूह की अवधारणा आपको कूले ने दी है। कूले ने प्राथमिक समूह बताया था और फिर द्वितीयक समूह भी बताया है। प्राथमिक समूह क्या होता है? जिनसे हम बहुत ही क्लोजली फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, फेस टू फेस आके हम उनसे मिलते हैं या फिर हमारे इतने क्लोजेस्ट रहते हैं, वो हमारे प्राथमिक समूह में आते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, फैमिली हो जाता है, पीयर ग्रुप्स वो होती हैं जैसे कि हमारा जो फ्रेंड सर्किल होता है, सो पीयर ग्रुप्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस हैं दुर्खीम, फ्रॉइड, मीड एंड कूले। सो इसका आंसर हो जाएगा गाइस सी, मीड। सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? महात्मा गांधी, श्रीनिवास, दुबे या फिर दुर्खीम? सो आंसर हो जाएगा गाइस श्रीनिवास। संस्कृतिकरण की अवधारणा जो इन्होंने दी है वो रामपुरा विलेज में दी है। ध्यान रखेंगे इन्होंने स्टडी किया था रामपुरा गांव का, और ये जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है ये एक पोजिशनल चेंज है। ध्यान रखेंगे कि एक पोजीशन पे, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारी एक कोई वर्ग है या फिर कोई जाति है जो कि नीचे स्थान पर आती है, और एक जाति है हमारी या कोई वर्ग है जो कि एक उच्च स्थान पर आता है। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो एक नीची जाति वाले जब उच्च जाति के रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम्स को, उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगती है तो वो हमारा संस्कृतिकरण कहलाता है अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास। सो ध्यान रखेंगे कि दिस इज़ अ पोजिशनल ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो किस टाइप का अवधारणा बोला जाता है, तो वो पोजिशनल हमारी चेंज में आ जाती है। सो ध्यान रखिए कि जब भी एक निम्न वर्ग या फिर निम्न जाति उच्च वर्ग या उच्च जाति की कॉपी करती है, इवन उसके जैसा बनने का प्रयत्न करती है, सो वो संस्कृतिकरण की अवधारणा कहलाती है। सो गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ ऑल्सो अ बुक एंड इम्पोर्टेंट